अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई कैट पास पेपर 2018 का पेपर। एग्जैक्ट इमेजेस हमें नहीं मिली, मतलब जिस साल 2018 में ये पेपर हुआ था तो उस साल इमेजेस बाहर नहीं लीक नहीं हुई। 2019 की मिल गई, 2017 की 16, लेकिन इसकी नहीं मिली। तो ये हमें पेपर कलेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आई, इसलिए ये लेट भी हुआ। हमने डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट स्टूडेंट से, मतलब 2018 में जब मैं पढ़ा रहा था तो अपने स्टूडेंट से ही मैंने फीडबैक लिया, तो उन बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन हमें आए थे। तो इस तरह मेरे पास काफ़ी मटेरियल इकट्ठा हो गया और साथ डिफरेंट सोर्सेज से भी हमने चीज़ें दी, तो इसमें मिला के हमारे पास 31 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा शो हो रहा था तो मैंने उसको ज़ाया करने की बजाय वो भी साथ ही डिस्कस करवा दिया। हो सकता है कि मतलब एक क्वेश्चन कोई आगे पीछे हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही ओरिजिनल 2018 वाले ही हैं। तो मेन फोकस आपका जो इस पेपर में होना चाहिए कि आपने एक्चुअली कॉन्सेप्ट को देखना है कि क्वेश्चन मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, और क्वेश्चन में साथ साथ आपको मैंने टिप्स भी कुछ बताई हुई हैं कि अगर क्वेश्चन आपको ना आ रहा होगा तो आपने किस तरह उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो वो टिप्स जो हैं वो आप सुन नहीं पाएंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमें कुछ से कुछ फीडबैक शेयर करना चाह रहे हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। अ सर्कल विद रेडियस 3.5 यूनिट्स एंड सेंटर -3, 4 विल लाई इन द रीजन। सेंटर आपको दिया गया है -3 एंड -4। अब -3 x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। देखने में तो ये लग रहा होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्सिस अगर ड्रॉ किए जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें दोनों पॉइंट जो मिलते हैं वो नेगेटिव मिलते हैं। मतलब सपोज ये वाला पॉइंट आपका x एक्सिस के तरफ -3 है, ये -3 और y एक्सिस पे -4 है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया -3 और -4। लेकिन अगर इसकी रेडियस देखें, रेडियस हमारे पास है 3.5। अब 3.5 है तो सर्कल कुछ ये शेप नहीं बन जाएगी, थोड़ा सा सर्कल इस रीजन में भी आ जाएगा 0.5 इस तरह, मतलब ये फोर्थ रीजन को भी टच करेगा। तो इसलिए देखने में तो ऑप्शन आपको जो ए लग रही होगी वो ऑप्शन तो नहीं है। x इज़ लेस देन 0, y इज़ लेस देन 0, ये ऑप्शन हमारे नहीं हो सकती क्योंकि ये फोर्थ रीजन में भी जा रहा है। अब x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0 कौन सा होता है? y एक्सिस के ये वाली साइड, तो वो वाली साइड तो है लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा मिस है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। x इज़ लेस देन y, ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं। एक्चुअली ये आप देखें, ये x एक्सिस से सारा का सारा बिलो रह रहा है, इतना क्लियर है, x एक्सिस से बिलो है। तो x एक्सिस से बिलो की जो इक्वेशन होती है प्लेन की वो क्या होती है? y इज़ लेस देन 0, जो कि आपको डेल्टा ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती थी कि आप जल्दी में देखें कि सेंटर इसका -3 और -4 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट और आप थर्ड क्वाड्रेंट सेलेक्ट करके आगे चले जाएं, जो कि आपकी मिस्टेक है। तो इसलिए यूईटी के एग्ज़ाम में, बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो फ़ौरन स्टेटमेंट पढ़ते ही आपने आंसर सेलेक्ट नहीं कर लेना। ये कंफर्म कर लेना है क्या, दूसरी ऑप्शन को भी चेक करके कंफर्म करना है क्या जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वही आपका राइट आंसर है, तो सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ एक भी सिलेक्ट हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू x की पावर x देन dy बाई dx। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है तो हमें पता है हम नेचुरल लॉग यूज़ करते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, दोनों तरफ लॉग यूज़ करें तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x। तो log ऑफ x पावर x एक्चुअली x log ऑफ x हो जाएगा। तो इसको बाय डिफ्रेंशिएट कर दें, सिंपल। log ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, उसको y डैश लिख रहा हूँ मैं, x log ऑफ x। तो इस पे बाय वो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 log ऑफ x एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। ये y साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y डैश इज़ y इंटू x कैंसिल हो गया 1 प्लस ln ऑफ x। तो y की वैल्यू दोबारा से x की पावर x पुट कर लेंगे, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, जो कि हमें डेल्टा ऑप्शन में मिल रहा है। इसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो बताने वाली है, बस जस्ट आपको डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है cos स्क्वायर x ओवर 1 प्लस साइन ऑफ x डी ऑफ x। इंटीग्रेशन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। क्या करना है आपने, अगर आप नोमिनेटर को चेक करें
तो नोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स एंड इंटेग्रल। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स एंड 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। 1 प्लस साइन ऑफ एक्स वाला फैक्टर तो इस वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या है, जस्ट मिलेगा हमें 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और 1 माइनस साइन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दें आपको आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, सो माइनस माइनस इज प्लस, और एंड में इंटीग्रल कांस्टेंट x कॉस ऑफ x प्लस c, जो कि ए ऑप्शन में है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं यूज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल चैप्टर 3 में से एक आधा क्वेश्चन आपको लाजमी मिलता है, और वो इक्वेशन से ही होता है, या वो रैंक पूछ लेता है आपसे, या सिस्टम की सोल्यूशन की बात कर देता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम के इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ डैश सोल्यूशन, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आप किसी और पेपर में देखें, जो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, किसी भी सिस्टम के दो सोल्यूशन कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो सिस्टम होमोजीनियस है चाहे वो नॉन होमोजीनियस है, सोल्यूशन आपको या तो एक मिलेगा, या इन्फिनिट मैनी होंगे, या कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये 2, 3, 4, 5 सोल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का सिस्टम आ जाए। तो ये ऑप्शन बी वाली तो हमारी हो ही नहीं सकती, ये तो हम इसको निकाल देते हैं। आपको याद होगा कि हम सारा का सारा जो सिस्टम का सोल्यूशन है डिपेंड कर रहा होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका बना लेते हैं जल्दी से। मैट्रिक्स ए बनेगा हमारे पास 4, 1, 8 एंड 2, ये सारे कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वही बता रहा होता है कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 2 8 माइनस 8 इज 0। डिटर्मिनेंट इस केस में 0 है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर नो सोल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब दोनों ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में नो सोल्यूशन की बात की हुई है और डी ऑप्शन में इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन की भी बात कर दी गई है। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन आ गई कि हम कौन सा आंसर सेलेक्ट करें, सी करें या डी करें। तो ये मैं आपको एक आइडिया, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है बल्कि एक रीज़न देता हूँ, जिससे आपको किसी भी तरह का सिस्टम जो है आपको पता चल जाएगा कि इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है या इसके सोल्यूशन है ही नहीं। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तो फिर तो 1 सोल्यूशन होगा, फिर तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये 0 वाले केस में है, और 0 वाले केस में भी उस केस में जिसमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, जिसमें इस साइड पे आपके नॉन जीरो मिल जाते हैं। अगर तो ये होमोजीनियस होता तो फिर हम इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन करते और आगे निकल जाते। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस वाले केस में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इन केस अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर नो और इन्फिनिट मैनी। तो अगर आप सिस्टम को देखें, सिस्टम में 4x + 3y = -3, नीचे वाली इक्वेशन को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और कुछ नहीं है। 4 2 = 8, 1 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -6, मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन जो मल्टीप्लाई करके बना दी गई है, फिर उस केस में जो हमारे सोल्यूशन होंगे वो इन्फिनिट मैनी होंगे। तो इस केस में हमारा आंसर इन्फिनिट मैनी ही है। अब नो सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन का देखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इसी को पिक करते हैं, इसी इक्वेशन को 4x + y = -3, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 8x + 2y। अब इधर आना चाहिए -6, मैं इधर -6 के अलावा कोई भी नंबर लिख देता हूँ, -2, -3, 1, -6 नहीं लिखना। -6 लिखेंगे तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ इसका ये सी इंटरसेप्ट चेंज कर दें। जब सी इंटरसेप्ट चेंज कर देंगे तो आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो नो सोल्यूशन चला जाएगा। तो इधर आप कुछ भी लिख दें, मैं 3 सपोज लिख देता हूँ। मतलब x और y वाले को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको जो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आना था वो नहीं लिखना, आपने इसके अलावा कुछ भी लिख दें। तो इस तरह के जो सिस्टम होंगे आपको वो सोल्यूशन नहीं देंगे। एक्चुअली ये किस तरह आपको आइडिया हुआ, चैप्टर 4 जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है आपने y = mx + c, c जो y इंटरसेप्ट होता है। अगर y इंटरसेप्ट चेंज कर दें तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होंगी तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी जो कि इस केस में है तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी साइड क्या होएगी? 20 ईच, 20 लेंथ और 20 विड्थ होगी क्योंकि स्क्वायर है। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर, इसमें अंदर एक इनसाइड एक सर्कल है। ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, अज्यूम कीजिएगा ये सर्कल ही है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है लेकिन ये अज्यूम करें सर्कल ही है। सर्कल की क्या डेफिनेशन है? उसमें एक सेंटर होता है और उसका रेडियस थ्रू आउट सेम रहता है, ये उसका सेंटर है। अगर मैं इसका रेडियस ड्रॉ करूँ, ये इसका रेडियस सेंटर से, अब सेंटर से पास करके अगर इस साइड पे चले जाएं तो ये डायमीटर आ जाएगा। तो इस सर्कल का डायमीटर इस केस में क्या है? जाहिर सी बात है, जो आपकी स्क्वायर की साइड है वही सर्कल का इस वक्त डायमीटर है। तो डायमीटर, आप डायमीटर को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। डायमीटर इज आल्सो 20, किसका? सर्कल का डायमीटर है। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा? ऑब्वियसली 10 होगा, क्योंकि डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। लेकिन हमें रेडियस की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। अ स्मॉलर स्क्वायर इज देन इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। इस सर्कल में भी एक छोटा स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड है। वो छोटा स्क्वायर इस तरह हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये जी आपका आ गया स्क्वायर। पहले 400 मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर है, उसमें एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर फिर एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इस सर्कल का हमने डायमीटर 20 बना लिया। तो एक्चुअली अगर सर्कल का ये डायमीटर है तो जो इनसाइड स्क्वायर है ये उसका डायगोनल नहीं है? डायगोनल ही है ना। ये इनसाइड जो स्क्वायर है मैं वो बना के दिखा देता हूँ आपको। ये इनसाइड स्क्वायर हमारा जो हमने ड्रॉ किया है, इसका जो डायगोनल है वो 20 है, ये वाली साइड। ये डायगोनल आपको 20 दिया हुआ है। अब 20 हमें स्टार्ट में ही पता चल गया था कि 20 आपका जो सर्कल का डायमीटर है। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है? द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, जो सर्कल के इनसाइड स्क्वायर है उसकी साइड फाइंड करनी है। अब साइड के लिए हमें एरिया चाहिए, एरिया तो मिलेगा। अब हमारे पास एरिया नहीं है, हमें जस्ट गिवन है डायगोनल। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा आसान है। अगर आपके पास स्क्वायर का डायगोनल आ जाए तो हम एरिया बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होएगा? बड़ा, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इधर। एरिया इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डायगोनल का स्क्वायर लें, 2 से डिवाइड कर दें, आपको एरिया मिल जाएगा स्क्वायर का। तो इस केस में हमारे पास 20 है, 20 स्क्वायर इज 400, 400 डिवाइडेड बाई 2 इज 200। लें जी, जो इनसाइड स्क्वायर है उसका एरिया तो 200 आ गया, लेकिन हमें एरिया नहीं चाहिए, उसकी साइड चाहिए। तो अगर एरिया 200 है तो उसका स्क्वायर रूट ले लें, हमें एक साइड मिल जाएगी। तो 200 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो साइड 200 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 10, और सॉरी 10 स्क्वायर रूट 2, यही होगा ना। इधर देखें 200 स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट तो 10 स्क्वायर रूट 2 हमें आंसर मिल गया। तो इसमें आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया कि अगर स्क्वायर का डायगोनल हो तो तब भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं बड़ा इजीली। डी स्क्वायर बाय 2 यूज़ करना है। इसके अलावा और भी वेज हैं कि सर्कल का एंगल 90 होता है, हम इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करके एक साइड फाइंड कर लें, वो भी एक वे है। उसके लिए हमें रेशोज याद करनी पड़ेंगी कि 45 45 90 होता है, 30 60 ट्रायंगल 90 होता है, ठीक है। उनकी रेशोज याद हो तो हम फ़ौरन इनकी साइड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक इजी वे है। ये जो ट्रायंगल का ट्रिक है ये मैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जी एंड डब्ल्यू इज़ 30। 4 नंबर की एवरेज आपको 30 दी गई है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो सम इसका क्या है? सम फाइंड कर लेते हैं। एवरेज इनकी दी हुई है, सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ओवर कितने नंबर्स हैं? 4। इनका सम 30 एवरेज 30 गिवन है। तो एवरेज अगर 30 है तो सम कितना होगा? 120, जस्ट 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरेज को जब भी नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम मिलता है। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी सीक्वेंस एंड सीरीज सी, उसमें मैंने ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था।
नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, वाइल दी एवरेज ऑफ एक्स वाई जी इज 32, 3 नंबर्स की एवरेज आपको 32 दी गई है, तो 3 नंबर्स की एवरेज अगर 32 दी हुई है सो उनका सम क्या होएगा, 3 नंबर्स हैं तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़, और सॉरी 3 नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 3 2 6 3 2 96। इन 3 नंबर का सम 96 है और 4 नंबर का सम क्या है 120 है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, W की। तो x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमें मिल गया 96, तो W क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू 120 माइनस 96, तो 120 माइनस 96 इज 24। ठीक है जी। 7 इफ f of x इज 3x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5 देन f of x माइनस 2। तो जस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, जो x है उसको x माइनस 2 से रिप्लेस कर दें और कुछ भी नहीं करना। तो जब x माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपके पास है 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 5, तो ये क्या बन गया 3x स्क्वेयर प्लस 4a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला माइनस 4x माइनस 7x प्लस 14 माइनस 5, 3x स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 3 4 12x माइनस 7x प्लस 14 माइनस 5, 3x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 7x इज माइनस 19x, तो माइनस 19x हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। बाकियों को भी ऐड कर लें, 12 14 26 26 माइनस 5 इज 21, 3x स्क्वेयर माइनस 19x प्लस 21, ये सिंपल सा आंसर है। तो ये भी कोई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं यूज़ हुआ, जस्ट आपने क्या किया है, वैल्यू रिप्लेस की है, कैलकुलेशन की है 2 स्टेप में और हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। Next question number 8. Let x be a real number and h of x is x square minus 4x plus 9. By completing the square, we can find the range of f of x. Range बतानी है और उसने मेंशन कर दिया कि completing square करके बतानी है। तो ये तो एंटी टेस्ट है, ये कोई हमने इसे कैलकुलेशन नहीं बतानी, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर करें तो इसमें हमें टाइम लगेगा। अगर आपको याद हो, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करके दिखाता हूँ किस तरह करते हैं आप। मतलब एच ऑफ एक्स को हम वाई सपोज कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 9, वो आपने स्क्वायर कंप्लीट करना तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स, इधर आपने वो 2 लिखेंगे तो प्लस 4 माइनस 4 प्लस 9, तो ये प्लस माइनस 4 ऐड स्प्रेड करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। अब इसकी रेंज बतानी है, लेकिन हम ये सारा काम नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर आप फंक्शन पे फोकस करो, गौर करो, तो ये फंक्शन है पैराबोला। पैराबोला 2 तरह के होते हैं, पैराबोला एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, लेफ़्ट और राइट भी होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हम मोस्टली क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। तो उसमें अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में जब भी आपको रेंज बतानी है तो आप क्या करो, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप उससे बता सकते हैं। क्या करना है, बस ये डिसाइड करना है कि ग्रेटर है अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसमें कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड वाला है, तो आपने क्या लिखना है, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू c माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a, अगर ये अपवर्ड है। और अगर यही आपका डाउनवर्ड हो जाए, मतलब इधर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस होता, तो आपने इसको जस्ट इस इनक्वालिटी को लेस देन इक्वल कर देना था। मैं वो भी लिख देता हूँ, y इज़ लेस देन इक्वल टू c माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a, ये होगा व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज़ लेस देन 0। और ये जो a, b और c हैं, ये आपको पता है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b आपका x का कोफिशिएंट है और c जो कांस्टेंट वाली टर्म है। तो इधर वैल्यूज पुट करें, आंसर मिल जाएगा। सो y इज़ एक्चुअली h ऑफ x को हम डिनोट कर रहे हैं, c इज़ 9 माइनस b वैल्यू ऑफ b इज़ 4, 4 स्क्वायर इज़ 16, वैल्यू ऑफ a इज़ a, 4 इंटू 1 इज़ 4, सो 9 माइनस 16, ये 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज़ 5, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू करना है। y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और 5 से ऑनवर्ड सारे के सारे इसकी रेंज में आएंगे। तो इंटरवल जो आपको लिखा हुआ है ये देखें, ये 5 टू इन्फिनिटी यही है, और 5 क्लोज इंटरवल में होना चाहिए।
नेक्स्ट है इनक्वालिटी दिस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इनक्वालिटी सॉल्व करनी है कि किसके इक्वल है। तो इनक्वालिटी में क्या होना है, ये +3 हो रहा तो आप सबसे माइनस कर दें। तो जब माइनस, वैसे तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देख के ही आप आंसर कर लेंगे। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेशन कम से कम किया करें एग्ज़ाम में जब बैठे हों, क्योंकि लिखने में आपको कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो आप कैलकुलेशन कम से कम करें, ऐसा नहीं है कि करें ही ना। हाँ, अगर आपकी क्या, इसलिए मेंटल मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, जब -3 करूँगा इस साइड पे, सिर्फ एक ही साइड को चेक कर लेते हैं। -3 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड करेंगे तो 5, इस साइड में हमें 5 मिलेगा। ऑप्शन में देखें 5 नहीं, ये 5 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखें, एक ही हमने वैसे ही सिलेक्ट करने से हमें आंसर मिल गया, यही ऑप्शन बच गई। अगर इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं तब भी देखते हैं कि यही आंसर आएगा। जब -3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43 -3 इज़ लेस देन 8x इज़ लेस देन 99 -3, तो दिस इज़ 40, 8x इज़ लेस देन 96। अब 8 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 5, दिस वन इज़ x, 96 डिवाइड बाय 8 इज़ 12। देख लें, आपका बीटा ऑप्शन ही मिल रहा है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने कैलकुलेशन कम से कम करनी है। अगर आपको लगता है कि एक आधा स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा तो आप माइंड में ही उसको कर लें। नेक्स्ट है जी, 1 पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स एन अदर नंबर। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स दी अदर नंबर। दो नंबर हैं, एक दूसरे का 5 टाइम्स है। चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा 5 टाइम्स है। 59 और ये 5 टाइम्स हैं नहीं, तो इसको क्रॉस कर दें, ये ऑप्शन नहीं है। 40 और 80 5 टाइम्स हैं, 8 5 ज़ा 40, जी हो सकता है। अभी हमने आंसर स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ी। 9 ये भी है, 9 5 ज़ा 45, ये 8 और 47 जी, ये भी मल्टीपल नहीं। देखिए, एक स्टेटमेंट पढ़ने से हमारी दो ऑप्शन डिलीट हो गई। ये इसको गेस भी आप कह सकते हो, इसे कहते हैं एजुकेटेड गेस, कि आप स्टेटमेंट को देख के आंसर सेलेक्ट कर रहे हो। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 36। अब उन दो नंबर का डिफरेंस आपका 36 है। क्या इन दोनों, अब इन दोनों को तो चेक ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो ऑप्शन आपकी पहले से ही डिलीट हो चुकी है। बी और सी को जस्ट चेक करेंगे। क्या इसका डिफरेंस 36 है? 40 - 8 इज़ 32। नहीं, ये डिफरेंस 36 नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन एक ही बच गया, तो वही आंसर होगा। तो देख लें, 45 और 9 का डिफरेंस जो होता है वो 36 ही होता है। तो यही आंसर। दे टू नंबर्स आर, वो दो नंबर कौन से हैं? वो ये वाले नंबर हैं। नेक्स्ट है जी, द मिड पॉइंट ऑफ दिस इज, ये मेरे ख्याल से आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। x कंपोनेंट को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, y कंपोनेंट्स को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जुबानी कर लेते हैं। -13 + 1 इज़ -12, -12 डिवाइड बाई 2 इज़ -6। तो -6 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में नहीं, बी ऑप्शन में नहीं, सी में है और डी में फिर नहीं है। तो देखें, सिर्फ x कंपोनेंट निकालने में y के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 की पावर -2/4 की पावर इंडिसेस को जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करें, इसको 3 पावर -2 को इसको 4 पावर 4 नोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं और 3 पावर 2 को डिनोमिनेटर में। तो 3 पावर 2 इज़ 9, डिनोमिनेटर में 9 आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही होगा। 4 की पावर 4 इज़ 256। तो ये ऑप्शन आ गया बीटा। 5 + 4 आयोटा × 2 - 7 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक चीज़ बताऊं, ये आपका मस्ट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से हर साल कोई भी पेपर उठा के देख लें, आपको 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी मिलेंगे आयोटा वाले। ठीक है, तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो हम क्या करते हैं, इसको 5 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर ले, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले कर लें। ई कैट के नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं बात करूँ, मैं ये सिर्फ ई कैट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी किस तरह आपने, सपोज आपके पास दो नंबर हैं, a + b आयोटा और c + d आयोटा। तो 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर लें, 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लें। जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट की कैलकुलेशन आपने माइंड में करनी है और इसी तरह इमेजिनरी की भी माइंड में कर लेंगे। रियल पार्ट आपको कैसे फाइंड होगा, उसको स्टेप 1 में कर लेते हैं। आपने क्या करना है, AC - BD, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से दरमियान में माइनस। ये फॉर्मूला आपने वैसे पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, प्लस अब
इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से, रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से, AD प्लस BC। तो ये आपका स्टेप 1 मैं कहूँगा, रियल पार्ट करना है तो स्टेप 1 करें, ये आपका स्टेप 2 होगा। ठीक है, तो माइंड में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं माइंड में देखना सॉल्व करूँगा। इस तरह किस तरह, पहले रियल पार्ट फाइंड करना है तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये प्रैक्टिस पहले आपको करनी है। 5 2 ज़ा 10 एंड 7 4 ज़ा 28, -28 है लेकिन दरमियान में माइनस आएगा तो +20 हो जाएगा। 28 + 10 इज 38। ऑप्शन आपका 38 होगा रियल पार्ट। तो देखते हैं ऑप्शन रियल पार्ट में 38 कौन सा है। ये नहीं जी, ये है और ये दोनों में 38 है। तो अब हम, हो सकता है एक में ही होता तो हम उसी को सिलेक्ट करके आगे चले जाते, हमें इमेजिनरी पार्ट की ज़रूरत नहीं थी फाइंड करने की। हमें आंसर मिल जाएगा तो फ़ौरन हम आगे मूव करेंगे। क्यों, हमें टाइम सेव करना है। कैट किसी भी, जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे होते हैं तो हमें वहाँ कोशिश करनी है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो। टाइम किस तरह सेव होगा, जल्दी करने से नहीं होगा। वो आपने क्या करना है, इसी तरह मेंटल मैथ्स, मतलब आपने बहुत सी चीज़ें माइंड में ही सॉल्व कर लेनी है। तो 38, अब ये C और D ऑप्शन में कॉम्पिटिशन आ गया। तो अब स्टेप 2 कर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 7 -35, -35 4 2 ज़ा 8, -35 + 8 इज़ -27। तो -27 आपका ये वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी हमारी डिलीट हो गई। नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है। 10 - 4 आयोटा / 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर वैसे तो हम कहेंगे रैशनलाइज कर लेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल डिनोमिनेटर को ही सेपरेट कर लें, हमें आंसर मिल जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास है 10/2 आयोटा विच इज़ 5 आयोटा, एंड माइनस आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 4/2 इज़ 2। ऑप्शन में रियल पार्ट -2 है, तो -2 ये वाला तो -2 नहीं है। एक ऑप्शन देखें निकल जाती है। मतलब कोशिश करनी है एक स्टेप करने के बाद फ़ौरन आंसर की तरफ जाए कि किस ऑप्शन में मैंने वो वाला पोर्शन मिल रहा है, बाकियों को डिलीट करना शुरू कर दें। अब 5 आयोटा है तो 1 आयोटा याद रखें, 1 आयोटा जब भी आएगा वो माइनस आयोटा के इक्वल होगा, और सिमिलरली -1 आयोटा इज़ आयोटा। तो 5 आयोटा इज़ माइनस आयोटा, तो -5 आयोटा -5 आयोटा -2, तो -2 - 5 आयोटा आपको बीटा ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट 15, 2 एंगल्स x and y are measured in degrees. If sin x plus y is 1 and sin x minus y is 0.5, then x and y respectively, x और y जो एंगल्स हैं वो आपको बताने हैं, वो क्या होंगे। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन हम उसी को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में जब भी आपने स्टार्ट करना है स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। जब स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, स्टेटमेंट जब क्लियर हो जाए तो जो गिवन है उसको यूज़ करें आप, फ़ौरन आपको आंसर मिल जाएगा। जो गिवन है उसको यूज़ करना है, ये बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए। तो sin x + y इज़ 1, दो एंगल का सम। आप देखें sin 1 देता किस वाले एंगल पे है, sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है। इसका मतलब है x और y का जो सम है वो 90 होना चाहिए। वैसे तो ये और भी वैल्यूज़ पे आपको 1 देता है, लेकिन हम अभी बेसिक एंगल को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो ऑप्शन कोई ज़्यादा बड़ी नहीं दी गई। तो x और y का सम 90 होगा, ये तो कन्फर्म बात है। तो देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में सम 90 है। क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन में 90 है? नहीं, ये ऑप्शन डिलीट हो गया आपका। सेकंड में 90 है? नहीं, ये भी डिलीट हो गया आपका। जी ये 90 है, लेकिन अभी आंसर नहीं सिलेक्ट करना क्योंकि अभी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है। ये 90 है जी, ये भी 90 है। अगर तो इधर ऐसा होता कि आपको तीनों ऑप्शन आपकी डिलीट हो गई हैं, एक ही ऑप्शन बच गई, तो हम उसको सिलेक्ट करके आगे चले जाते, दूसरी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ ही ना करते, टाइम सेव हुआ। लेकिन चूँकि कंपटीशन आ गया दो ऑप्शंस में, तो अब इसके लिए हम दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। अब उसने कहा हुआ उन एंगल का जो डिफरेंस है 1/2 कहाँ पे होता है साइंस 30 पे, तो इसका मतलब है इन एंगल्स का जो डिफरेंस होने वाला है वो 30 होगा। क्या इसमें एंगल का डिफरेंस 30 है? नहीं। इसमें एंगल का डिफरेंस 30 है? जी है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मुझे कैसे पता चला 30? आपने ये डिसाइड किया कि साइन किस वैल्यू पे 1/2 देता है। हमें पता है साइन 30 पे 1/2 देता है, तो इसका मतलब x - y हमारा क्या होगा 30 होगा। अब इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपने लिखना है जी x + y आपके पास 90 डिग्री होगा क्योंकि 90 पे ये 1 देता है। इसी तरह x - y कितना होएगा 30 पे 1/2 देता है,
तो अब इनको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो x मिलेगा, फिर y मिलेगा, तो तब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो हमने इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही आंसर निकाल लिया। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कैलकुलेटर आपको जो कि अलाउ नहीं है, अगर आपको वैल्यूज़ sin 30, 45, 60, 90, 0, 15 डिग्री, 75 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ अगर आपको याद नहीं है तो वो याद कर लें। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। एफएससी में तो आप कहते थे चले हमें कैलकुलेटर आंसर दे रहा है तो हम करते चले जाते हैं, लेकिन अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। एक भी वैल्यू को आपको डाउट पे आ गए कि वैल्यू आपको मतलब सपोज sin 30 की वैल्यू सपोज वैसे तो सबको पता होती है, अगर नहीं पता तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेबल सारे आपको वैल्यू साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सारी ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं पे, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले से हर साल कोई पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसमें इन्फिनिट सीरीज़ का हमें सम करना होता है। तो इन्फिनिट सीरीज़ का अगर सम करना है आपको, तो सम करने के लिए एक ही फॉर्मूला है आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ के लिए। वो क्या है जी, एस इन्फिनिटी a/1 माइनस आर। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? व्हेन कॉमन रेशियो इज़ लेस देन 1, व्हेन आर मोड, इस फॉर्मूले की कंडीशन है कि आर मोड क्या होना चाहिए? लेस देन 1। लेस देन 1 मीन्स लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। और एक और चीज़ याद रखें, कॉमन रेशियो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। 1 और -1 के दरमियान में तो है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी कभी भी। तो कॉमन रेशियो क्या है, आप डिवाइड करके देखें तो कॉमन रेशियो आपको मिलेगी -1/3। तो -1/3 आप इधर यूज़ करें, आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 1, तो 1/1 -1/3 पुट करेंगे तो ये +1/3 हो जाएगा। 3 + 1 4/3 इज़ 3/4। तो ये हमें इजीली आंसर मिल गया। तो ये इस फॉर्मूले से किसी ना किसी शेप में क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी मिलेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? आपको यही यूज़ करना है, ये आपका अपना कॉन्सेप्ट बताएगा, आपको आइडिया होगा अगर आपको प्रैक्टिस है कि यही फॉर्मूला उधर यूज़ हो रहा है। लेकिन मस्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें 6 × 1/4। मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन कोई हो भी नहीं सकता। सिंपल क्या है, 6 × 4 = 24। फ्रैक्शन किस तरह प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। वो क्या आएगा? 24 25/4 और स्क्वायर रूट है, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा? 5/2। तो 5/2 का आंसर क्या आएगा? 2.5। ठीक। अच्छा, अब इस तरह के इजी क्वेश्चन करते हुए आपने कोई ज़्यादा खुश नहीं होना कि आपने बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। वो होगा क्या कि आपने अगर सॉल्व किया, ये क्वेश्चन तो हर बच्चा सॉल्व कर लिए बैठा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपकी मार्किंग हो रही है वो रिलेटिव हो रही है। मतलब अगर सबने ही 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने भी कर लिए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दूसरों से ज़्यादा करना है। ठीक है, तो जो दूसरे ने किए हैं वो तो आपको करने ही करने। एक क्वेश्चन आपने ज़्यादा लाजमी करना है, तभी आप उनसे, दूसरे स्टूडेंट से आगे जा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये कार यूजेज 10 लीटर ऑफ फ्यूल टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इफ़ इट्स एफिशिएंसी इज़ 20 किलोमीटर पर लीटर ऑन मोटरवे। एफिशिएंसी मीन्स उसकी स्पीड बताई हुई है कि 20 किलोमीटर पर लीटर वो यूज़ कर रहे हैं। एंड 10 किलोमीटर ऑन सिटी रोड्स, हाउ मच फ्यूल डिड इट यूज़ ऑन दी मोटरवे। मोटरवे पे कितना यूज़ होगा? ठीक है, अब इसने कहीं भी हमें बस इतना बता दिया कि 10 लीटर का फ्यूल है आपके पास और ट्रैवल कितना हो रहा है जी? 160 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसमें वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम इसको प्रॉपर सॉल्व कराएं। तो इसको हम बैक सॉल्व करके देखते हैं किस तरह होगा। ऑप्शन को चेक करके कि कौन सा ऑप्शन डाटा से मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। 20 किलोमीटर आपकी मोटरवे पे है और 10 किलोमीटर पर लीटर इज सिटी रोड्स पे, और हमें बताना है जी मोटरवे पे कितना फ्यूल, हाउ मच डिड इट यूज़ ऑन मोटरवे। मोटरवे पे कितना यूज़ कर रही है? तो सपोज मोटरवे में 6 कर रही है, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। अगर मोटरवे में 6 किलोमीटर यूज़ हो रहा है तो मोटरवे में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है? 6 लीटर है, 20 किलोमीटर पर लीटर है, इसका मतलब है 120 किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे। M4 मोटरवे 120 किलोमीटर, और सिटी के लिए मैं C यूज़ कर रहा हूँ। 6 लीटर आप यूज़ कर चुके हैं, तो बाकी कितने लीटर आपके पास हैं? 4, क्योंकि 10 लीटर से ही है ना, 4 लीटर आपके पास अवेलेबल है। तो 10 किलोमीटर आप सिटी में यूज़ करते हो, तो 4 लीटर में कितना करोगे? 40 किलोमीटर। तो अब दोनों को मिला के देखें 160 बन रहे जी, 160 आ रहा है। तो ये हमें आंसर इधर ही मिल गया।
कहीं भी बोथ के ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। आप इसको भी चेक करें, एक चेक करवा देता हूँ, बाकी आप 2 खुद चेक कर लीजिएगा। मतलब सपोज 4 लीटर आप मोटरवे में कर रहे हैं, अगर 4 लीटर मोटरवे में है तो ये मोटरवे में कितना, 4 लीटर में कितना ट्रैवल करेगा, 80 किलोमीटर्स। और सिटी में फिर बाकी हमारे पास 4 है तो बाकी 6 लीटर्स जाएगा। 6 लीटर अगर सिटी में यूज़ करेगा तो वो 60 होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर पर लीटर है ना, तो 6 लीटर में 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो इनको अगर सम करें तो ये तो 140 आ रहा है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 160 किलोमीटर है। तो ये पहली ही ऑप्शन हमारी मैच कर रही है जो कि गिवन डेटा के साथ है। क्वेश्चन 19 है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 2 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x गिव्स रिमाइंडर माइनस 3 देन वैल्यू ऑफ a एंड b आर। तो रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिमाइंडर में इसको 0 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 मिल जाएगी। 1 को इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + a + b इज रिमाइंडर कितना है, 2 आपको गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज a + b इज 3, 2 - 3 इज -1। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन है व्हेन डिवाइडेड बाय x, जब x से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर नहीं है तो हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 पुट करें, 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा तो b आ जाएगा जस्ट इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है इसका -3। b की वैल्यू तो आपको इधर से डायरेक्ट ही मिल गई। तो b की वैल्यू अगर ऑप्शन में देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और एक में ही -3 है, तो यही हमारा आंसर होगा। वैसे आप पहली ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि a और b 2 - 3 इज -1, और भी देखें कहीं भी -1, बल्कि इधर -1 आ रहा है, तो आपको b मस्ट चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x देन dy/dx। बड़ा सिंपल सा है। साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है कॉज ऑफ x होता है, एंगल का जस्ट अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का अगेन डेरिवेटिव होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x ये आपको डेल्टा ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत। नेक्स्ट 21 है, there are 11 balls numbered 1 to 11 in a box. A ball is randomly drawn and then put back in the box. Then a second ball is randomly drawn. The probability that both balls are even numbered. Total 11 balls हैं हमारे बैग में ही है, ठीक है, बॉक्स में, और उन पर नंबर लिखा हुआ 1 to 11। अब उनमें से जस्ट आपको इवन नंबर वाली 2 दफ़ा, मतलब एक दफ़ा आपने बॉल सेलेक्ट की, इवन नंबर वापस आपने रिप्लेस कर दी, उसके बाद दोबारा सेलेक्ट की, प्रोबेबिलिटी बताएं कि दोनों जो आपने सेलेक्ट की थी वो इवन नंबर की थी। तो पहले इवन नंबर हैं कौन कौन से, टोटल कितने हैं, 2 4 6 8 एंड 10। टोटल 5 बॉल्स हैं जो इवन नंबर्ड हैं, ठीक है, और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 11। तो जब फर्स्ट सिलेक्शन करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, जितनी आपकी सिलेक्टेड, जितनी भी आपकी डिनोमिनेटर में आपकी सैम्पल स्पेस आएगी और ऊपर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब हमारे पास कितने हैं पॉसिबल, 5 इवन नंबर है, तो ये फर्स्ट बॉल का क्या होगा 5/11 प्रोबेबिलिटी नीचे, क्योंकि टोटल 11 है। अब बॉल चेक की वापस रख दी, अब टोटल दोबारा आपके पास कितनी बॉल हो गई, टोटल फिर 11 हो गई। अब 11 बॉल्स में से दोबारा आपको इवन नंबर ही निकालनी है, तो इवन नंबर की अगेन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/11। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बड़ा सिंपल सा होगा 25/121, जो कि सी ऑप्शन में है। 2 लाइन। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 5 to 6 इंटीग्रेशन है 6/x² - 9 d of x है, और ऑप्शन आपको लॉग में दी हुई हैं। इसमें वैसे तो एक फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा आपका 1/a टेंजेंट इन्वर्स x/a का, लेकिन उसको लगाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको लॉग में दी गई हैं। अगर तो टेंजेंट इन्वर्स में होती तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करते और आंसर निकाल लेते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन 3.5 याद होगी कि हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, मतलब 5 to 6 है, ये 6/x - 3 एंड x + 3 d of x, ठीक है। इसको प्रॉपर आप सॉल्व करेंगे, वो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी लॉग बनेगा, इसका भी लॉग बनेगा, उसके बाद लॉग की लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के बाद इतना लंबा करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा जी log 4/3। मैं फिल वक्त बता रहा हूँ ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आप यही चीज़ आप एग्ज़ाम में बैठे हों, आपको पता है ये क्वेश्चन आपको आता है, आप सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कम से कम भी 3 से, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे भी 3 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में जब बैठ के सॉल्व करेंगे तो चांसेस है आपको और ज़्यादा टाइम लगे। अब अजम्पशन दे रहा हूँ अभी, ठीक है,
आपको ये क्वेश्चन आप पेपर के सामने आपको पता चल गया जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तो बड़ी आसान होती है, उसके बाद इंटीग्रेशन करके आंसर निकल आएगा। प्रॉपर आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे। सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर टाइम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ है कि टाइम गुजर रहा है और भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है, आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं और स्पीड में कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आता है। करते जा रहे हैं, एट द एंड आपने जब आंसर निकाल लिया और ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तो फिर आप दोबारा से मिस्टेक ढूंढने बैठ जाएंगे, कहाँ पे मिस्टेक आई है। तो इन सारे चक्कर में पढ़ने की बजाय आप एक काम करें, ये भी एक टिप है, ठीक है, कि आपको पता है ये क्वेश्चन लेंथी है तो इसको स्किप कर दें। क्यों इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसको फिल वक्त स्किप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, जब टाइम मिलेगा तब आप इसको आगे फिर दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब आपके पास माइंड में कोई प्रेशर नहीं होएगा कि मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको पता है कि मेरे पास यही एक दो क्वेश्चन हैं जो कैलकुलेशन वाले हैं और जिसको मुझे आते हैं, उसको आप एंड में सॉल्व करें, ठीक है। ये एक टिप है आपके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को मोस्टली आप स्किप कर दिया करें फिल वक्त के लिए, मतलब राउंड ऐसा यूज़ करें, पहला राउंड ऐसा लगाएं जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व जो विदाउट कैलकुलेशन आप सॉल्व करते चले जा रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन वाले एंड में सॉल्व करें ताकि आपका एक चक्कर लग जाए जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको वो मतलब आपको आइडिया होगा मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब 2-3 क्वेश्चन वही रह गए हैं जो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड हैं, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग 4/3, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा इसको। 24 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y + 2x = 2। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आना है ओरिजिन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ओरिजिन से वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से एक लाइन का वो क्या होता है फॉर्मूला ax1 + by1 + c मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a² + b² स्क्वायर रूट, ठीक है। ये x1 और y1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपने लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये जो a, b और c हैं इस लाइन में जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके a, b और c हैं। तो ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस आपके पास x1 और y1 तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन का मतलब 0 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0। और c आपका पॉइंट आपका 2 है, वो इस साइड पे लिखें या उस साइड पे लिखें, पॉजिटिव हो या माइनस हो, चुके वो मोड है उसने पॉजिटिव ही उसको कर देना। तो +2 डिवाइडेड बाय a² + b²। a² b² क्या है, a आपका x का कोफिशिएंट है और b आपका y का कोफिशिएंट है। ये क्या हो जाएगा 4 + 1 स्क्वायर रूट, तो विच इज़ 2/√5, जो कि आपको ऑप्शन मिल रहा है डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, y = a⁴x where a is not greater than 0 not equal to 1 डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a⁴x का डेरिवेटिव सबको ही याद है कि a⁴x और क्या होता है साथ ln a आ जाता है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, डायरेक्ट जस्ट फार्मूला आपसे डिमांड किया गया। नेक्स्ट है जी, if x - 1 mod is less than 5 then value of x is। मॉड की जो डेफिनेशन है पहले वो आपको आनी चाहिए। x mod is less than a, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं x is less than a and greater than -a, ठीक है, a से लेस एंड ग्रेटर देन -a, तो इसको भी उसी तरह हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा x - 1 is less than 5 and greater than -5, ये हो जाएगा। सो +1 ऐड कर दें, जब +1 ऐड करेंगे तो ये -4x और ये क्या हो जाएगा 6, -4 to 6 जो कि सी ऑप्शन में है। देखिए 10-10 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट 27 है, 2 वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ c। अब आपको पता है 2 वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से और k को k से, क्योंकि i डॉट j 0 होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, i2 × -1 इज़ -2, 3 × -2 इज़ -6 प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सो -2 - 6 इज़ -8, -8 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 8, जो कि डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ वाटर इज 12 सेंटीमीटर इनिशियली, which becomes 14.2 after dropping the stone, what is the volume of the stone। तो एक वो आपको सिलेंडर बना के ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है, ये इसमें कहीं पानी है, पानी की स्टार्ट में जो हाइट है आपकी वो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली हाइट जो है आपकी 12 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है इसका वो क्या होता है πr² होता है। अब जब इसमें स्टोन आप गिराएंगे, स्टोन ये सपोज ये रेड वाला स्टोन आ गया, जब स्टोन गिराएगा तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, ये रेड वाली इंक्रीज़ होगी। सपोज इसकी हाइट पहले ब्लैक वाली थी, अब रेड वाली इंक्रीज़ होगी, कितनी होगी 14.2।
तो एक्चुअली इंक्रीज हुई कितनी 14.2, तो ये 2.2 मिलके 14.2 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि जी जो स्टोन का वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो जो पहले वॉल्यूम था और जो बाद में वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वाटर का वॉल्यूम तो वही रहेगा, एक्चुअली जो स्टोन ऐड हुआ है वॉल्यूम तो उसका चेंज हुआ है, तो वही हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वो कितना चेंज लेके आया हाइट में 2.2, तो हाइट को जस्ट आपने 2.2 पुट करना है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आपका 7 है तो 7 स्क्वायर 49, और हाइट कितनी है 2.2, ये 7 हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 154 मल्टीप्लाई बाय 2.2। तो इसको जब आप डेसिमल रिमूव कर दें 154 मल्टीप्लाई बाय 22/10, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 338 पॉइंट समथिंग। जब आप थोड़ी सी कैलकुलेट करेंगे तो 338 पॉइंट समथिंग है, तो वो 338 तो नहीं दिया हुआ, तो 339 आपका ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अ सर्कल हैज़ एन इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 100 है, तो इसका रेडियस 10 होगा। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन इट, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा साथ साथ। इधर ये स्पेस है, हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जी पहले सबसे पहले हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल आ गया। इस सर्कल का जो रेडियस है आपको वो 10 दिया हुआ है। अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर कितना होगा 20, तो मैं डायरेक्ट डायमीटर ही बना देता हूँ। डायमीटर डी फॉर डायमीटर, 20 डायमीटर है इस सर्कल का, वो हमने इक्वेशन से आइडिया हो रहा है हमें। क्या है जी, इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ये स्क्वायर एक बनाते हैं, ये आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये रेड वाला स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल तो आपका वो डायमीटर ही ना सर्कल का, ये इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर ये आपका स्क्वायर का डायगोनल है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, फौरन हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं ताकि साइड मिल जाए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज डायगोनल स्क्वायर ओवर 2, तो डायगोनल हमारे पास 20 है, तो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 20 स्क्वायर 400 होगा, 400 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 200। एरिया 200 है, इस जो रेड वाला स्क्वायर बना हुआ है। अगर एरिया 200 है तो साइड कितनी होगी, ये सेम क्वेश्चन जो भी हमने स्टार्ट में सॉल्व किया था ये वही है, ठीक है। अगर एरिया 200 तो साइड इसकी आ जाएगी 10 स्क्वायर रूट 2। इस स्क्वायर की साइड मिल गई हमें 10 स्क्वायर रूट 2। अब क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। देन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, अब एक और सर्कल इस स्क्वायर के अंदर है, उसको ब्लू से बना देते हैं। सर्कल ही ज्यूम कीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखें इस सर्कल का जो डायमीटर है इस पॉइंट से, सेंटर से गुजर के इस पॉइंट तक आएगा। एक्चुअली ये इस स्क्वायर की साइड के इक्वल नहीं है। इसका जो डायमीटर है सर्कल का, इन छोटे जो स्मॉल न्यू सर्कल बना है, इसका डायमीटर इस स्क्वायर की साइड के इक्वल है, और स्क्वायर की साइड हमने पहले फाइंड कर ली है, वो कितनी है 10 स्क्वायर रूट 3। लेकिन हमने तो उसका रेडियस फाइंड करना है। जब रेडियस फाइंड करना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड, क्योंकि डायमीटर है ना, जो साइड एक्चुअली डायमीटर है, तो हमें रेडियस चाहिए, तो डायमीटर का हाफ कर दें। जब हाफ करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। 5 स्क्वायर रूट 2 ये देखें हमारा बीटा ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। डायग्राम जस्ट स्टेटमेंट समझिए, डायग्राम बनाता है जहाँ आपको इजीली आंसर मिलता चला जाएगा, सेम जो इससे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस आर, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो वाला पॉइंट होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एक को नहीं दोनों को करना होगा। तो पहले हम एक को चेक कर लेते हैं। इसमें अगर मैं 0 0 पुट करूं, x को 0 y को 0, तो 0 इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारी डिलीट हो गई। एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो ऑप्शन डिलीट। इसमें भी 0 0 आ गया तो ये भी डिलीट कर दें। अब आ जाते हैं, ये 0 2 है और ये 2 0 है, x 0 और y 2 सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये पॉइंट इस पे भी चेक करना है आपको, ऐसा नहीं है कि एक को सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर है, वो दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसको ज़रा 0 2 को इधर चेक करते हैं। व्हेन x इज़ 0 y इज़ 2, इधर पुट करें ज़रा। जब x को 0 पुट करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 4, और y को जब 2 पुट करेंगे तो जी ये 0 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आपको ये 2 0 भी चेक करना पड़ेगा। तो अब 2 0 चेक करते हैं। व्हेन x इज़ 2 तो ये 0 हो जाएगा, y इज़ 0 तो ये 4 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, ये देखें ये पॉइंट मैं इधर ही पुट करूँगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 2 x भी 2 y भी 2, तो 4 + 4 8, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये वाला ऑप्शन आपका
नहीं है, वो भी डिलीट हो गया। तो इस तरह हम जो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उनको हम मोस्टली बैक सॉल्व कर रहे होते हैं। जितने भी सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे आपने जस्ट क्या करना होता है, ऑप्शंस को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करें। अगर तो वो सेटिस्फाई कर जाए तो आंसर है, अगर नहीं कर रही तो वो आंसर नहीं है, जो कि इसी तरह हमने इस वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया। 31 है जी, 31 ईगैट में आता नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हमने कलेक्शन की हुई है। 2 लार्ज पम्प एंड 1 स्मॉल पम्प टेक 4 आवर्स। लार्ज के लिए मैं L यूज़ कर रहा हूँ और स्मॉल के लिए S। 2 लार्ज पम्प प्लस 1 स्मॉल पम्प टेक्स 4 आवर्स टू फुल द टैंक। नाउ 1 लार्ज एंड 3 स्मॉल पम्प्स टेक 4 आवर्स टू फिल अ टैंक। अब दोनों का टाइम सेम लग रहा है तो दोनों को इक्वेट करके हम उसकी रेशियो बना लेते हैं कि एक लार्ज कितने स्मॉल के इक्वल है या कितने स्मॉल कितने लार्ज के इक्वल है। तो इनको इक्वेट कर लें। 2 लार्ज प्लस 1 स्मॉल इज इक्वल टू 1 लार्ज प्लस 3 स्मॉल। तो जब लार्ज इधर आएगा तो सिंपल 2 - 1 इज़ 1, 3s - 1s इज़ 2s। इससे ये शो हो रहा है कि एक लार्ज पंप है वो 2 स्मॉल पंप के इक्वल है। ठीक है, अगर एक लार्ज पंप 2 स्मॉल की इक्वल है तो मैं इस वाली इक्वेशन को इसमें या इसमें यूज़ कर लेते हैं, बड़ा आसान है। एक लार्ज अगर 2 स्मॉल की इक्वल है तो 2 + 3 5 स्मॉल पंप्स टेक्स 4 आवर टू फुल अ टैंक। मतलब 5 स्मॉल टैंक 4 घंटे में फिल कर रहे हैं, इतना हमें आइडिया हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल 2 लार्ज पंप प्लस 2 स्मॉल पंप्स, ये कितना टाइम लेंगे। तो इसको भी स्मॉल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमने स्मॉल में आंसर मिल गया। तो 1 लार्ज 2 स्मॉल के इक्वल है तो 2 लार्ज 4 स्मॉल के इक्वल होगा। तो ये हो गया, एक्चुअली वो डिमांड कर रहा है 6 स्मॉल वाटर पंप्स कितना टाइम लेंगे टैंक को फुल करने के लिए। तो अगर 5 जो स्मॉल पंप्स हैं वो 4 आवर्स ले रहे हैं तो जब पानी वाले वो आपके जो पंप्स हैं वो बढ़ जाएंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है टैंकी जल्दी फिल हो जाएगी। तो 4 घंटे से कम टाइम लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं लगेगा क्योंकि एक पंप बड़ा है। मतलब बिल्कुल आधा टाइम नहीं हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4 से तो कम हो जाएगा, ये तो गारंटी हो गई है। तो मोर देन 4 ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मोर देन 4 वाला। 4 आवर्स वो भी नहीं है क्योंकि 5 और 6 में डिफरेंस तो आना चाहिए और 2 भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच गई है बिटवीन 3 एंड 4 आवर्स। लेकिन इस तरह हमारा 2018 का पेपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही आएगी, वो हो गए 2016 का पेपर होगा। 2017 और 19 का पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पेपर के लिए वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।